Hello guys, welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस 12th अप्रैल का। तो अगर आप एजुगिरी पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम आपका। ठीक है, यहाँ पर हम हर रोज़ 6 PM पर द हिंदू का एनालिसिस करते हैं एंड इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट जो आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा वो है नोट्स। यस, मैं भी आपके साथ साथ नोट्स बनाती हूँ। बैकग्राउंड न्यूज़ आपको मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा। अगर डिटेल में जा रही हूँ तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से वैसा PYQ पेपर्स में आया है तब जा रही हूँ डिटेल में। यहाँ पर द हिंदू के एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, शॉर्ट न्यूज़ सब कुछ कवर होता है जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन ऐसे राइटिंग वाले एग्जाम्स के लिए मैं बता देती हूँ कि हाँ भाई ये पॉइंट नोट कर लो, ऐसे राइटिंग के लिए ये कोई हेल्पफुल है। तो MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं, ऐसे राइटिंग है, कुछ भी है, ये सेशन आपका बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना एंड कमेंट कर देना क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जो ये सेशन होता है ये होता है ट्यूसडे से लेकर संडे तक। मंडे को छुट्टी होती है, ठीक है ना। मंडे को आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं MCQs के, ठीक है, जो कि अवेलेबल है loggery.in पर। वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करिए MCQs फॉर्मेट में। अब यहाँ पर ADB प्रोजेक्ट्स इंडियाज GDP ग्रोथ इन 24-25 एट 7%। ठीक है ना। ADB है क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितने भी बैंक्स हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल, बहुत सारी वो बताती हैं कि इंडिया की ग्रोथ कितनी रहेगी, तो हमको याद रखना है किसने कितनी बोली है। ठीक है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 24-25 ईयर की ग्रोथ कितनी बोली है? इंडिया की GDP ग्रोथ, इंडियाज GDP ग्रोथ 7% बोली है। कितनी बोली है? 7%। तो ये 7% हमको याद रखना है। कितनी बोली है? किसने बोली है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ADB ने। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। GDP क्या होती है? ग्रोथ। GDP होती है ग्रॉस डोमेस्टिक, जितनी ग्रोथ हो रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे चलेंगे। 125 फुट स्टैचू डिपिक्ट्स लाचित बोरपुकान। लाचित बोरपुकान अहोम जनरल थे। अहोम जो था, अहोम एक किंगडम था, ठीक है ना। और उन्होंने मुगल्स को हराया था और असम पे रूल मतलब उन्होंने रोका था मुगल आर्मी को असम पे रूल करने से। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहे हैं ये, ठीक है ना। लाचित बोरपुकान कौन है ये? हु इज ही? He's an iconic Ohom. He's an iconic Ohom general, ठीक है ना। Known for, he is famous for leading Battle of Sarai Ghat in 1671 to prevent the Mughal army from occupying असम। तो इन लोगों ने जो है मुगल आर्मी को, जो मुगल्स थे, मुगल आर्मी को असम को ऑक्यूपाई नहीं करने दिया था। किसने? लाचित बोरफुकान ने, जो कि एक अहोम आर्मी के जनरल थे, ठीक है ना, अहोम किंगडम के असम में। तो इनका नाम जो है वो याद रखना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। गगनदीप कंग, डायरेक्टर एंट्रिक डायग्नोस्टिक जेनोमिक्स एंड एपिडेमोलॉजी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वॉज अवॉर्डेड द 2024 जॉन डिर्क्स कैनेडा गार्डनर Global Health Award for scientifically based research that has improved the health and well-being of those facing health inequities worldwide। तो यहाँ पर अवार्ड है, अवार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कौन सा अवार्ड मिला है? 2024 का जॉन डर्क्स कैनेडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड मिला है किसको? गगनदीप कंग को। गगनदीप कंग को, who is related to Bill and Melinda Gates Foundation। ठीक है, किसके लिए? रिसर्च that improved the well-being and health of those facing
हेल्थ इनइक्विटीज वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी। तो दिस इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट। कौन सा अवार्ड जीता है उन्होंने? विच अवार्ड शी हैज वन? दिस वन। ठीक है ना। एंड इज शी इज रिलेटेड टू बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। पूरा लिख लेना। ठीक है ना। तो दिस इज द अवार्ड। आगे चलेंगे। कर्नाटका हाईकोर्ट लिफ्ट स्टे ऑन अजय देवगन स्पोर्ट्स बायोपिक मैदान। मैदान क्या है? मैदान, मैदान स्पोर्ट्स ग्राउंड को भी बोलते हैं मैदान। तो मैदान क्या है? अजय देवगन्स मूवी, अजय देवगन्स मूवी। ठीक है ना। इसके ऊपर मैसूर से इनके ऊपर मैसूरू सिविल कोर्ट अगेंस्ट स्क्रीनिंग स्टे सेइंग द टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांटेड बाय इंजंक्शन रोक देना कि ये नहीं कर सकते। इंजंक्शन ग्रांटेड बाय मैसूरू सिविल स्टेट, मैसूरू सिविल कोर्ट। ठीक है ना। लिफ्टेड बाय, ये ग्रांट किया गया था इंजंक्शन टू स्टॉप, मतलब इंजंक्शन नॉट अलाउइंग टू प्ले द मूवी, टू वॉच द मूवी, टू प्ले द मूवी। इजी वर्ड्स में लिखवा रही हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे लिफ्टेड बाय कर्नाटका हाईकोर्ट। कर्नाटका हाईकोर्ट कहता है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर अजय देवगन्स मूवी मैदान इंजंक्शन ग्रांटेड बाय मैसूरू सिविल कोर्ट। ठीक है। इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे भी हो गया था। तो इसमें क्या था? ये है किसके बारे में? मैदान जो मूवी है वो किसके बारे में है? डिपिक्ट्स लाइफ ऑफ लेजेंडरी फुटबॉल कोच, क्या नाम है उनका? सैयद अब्दुल रहीम is based on research done by football journalist Novi Kapadia। ठीक है ना। तो यहाँ पर किसके बारे में है? एक लेजेंडरी फुटबॉल कोच के बारे में ये मूवी है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है जब भी कोई मूवी ऐसे न्यूज में आती है, तो आपको बताना चाहिए किसके बारे में है, कौन से एक्टर की मूवी है। When Raman Magsaysay अवार्ड विनर एंड क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। हम सोनम वांगचुक के बारे में बार बार पढ़ते हैं चार्ट्स में। बताओ क्यों पढ़ते हैं सोनम वांगचुक? क्यों आजकल न्यूज़ में आ रहे हैं? बताओ सोनम वांगचुक आजकल क्यों न्यूज़ में आ रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं लद्दाख के अंदर। इनकी कितनी डिमांड है? 6 डिमांड है। क्या है? 6 डिमांड्स है इनकी, 6 डिमांड्स है। क्या क्या डिमांड है? ठीक है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। मैग्सेसे अवार्ड कब मिला? 2018 में। ठीक है ना। क्या कर रहे हैं? लेह के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लद्दाख के लिए। क्या डिमांड है इनकी? रिविजन हो रही है ये। क्या डिमांड है इनकी? सबसे पहली डिमांड स्टेटहुड फॉर लद्दाख। स्टेटहुड फॉर लद्दाख अभी क्या है? ये यूटी है। दूसरी डिमांड क्या है इनकी? रिजर्वेशन 6 शेड्यूल में ऐड करना ताकि ये ट्राइबल से रिलेटेड इश्यूज के डिसीजन खुद ले सकें। थर्ड डिमांड क्या है इनका? रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन। ठीक है। और चौथा डिमांड क्या है इनका? हमें एक सीट ले के लिए और एक सीट हमें किसके लिए चाहिए? एक सीट कारगिल के लिए हमें चाहिए। ठीक है। लोकसभा के अंदर। ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट दे आर डिमांडिंग। सोनम वांगचुक को कब मिला था ये हमने अभी तक नोट नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है कि कब इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। यस। तो इसरो जीरो ऑर्बिटल डेब्रीज माइलस्टोन। अब क्या हो रहा था? स्पेस के अंदर हर कोई अपनी सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च कर रहा है। ठीक है ना। अब सैटेलाइट्स लॉन्च के बाद उसका जो लास्ट स्टेज होती थी या कुछ भी स्टेजेस होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट जो था वो स्पेस में ही रह जाता था। तो स्पेस के अंदर जंक इकट्ठा हो रहा है। ठीक है ना। तो अब इंडिया ने जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया 1 जनवरी को,
ठीक है। उसके अंदर जो एक्सपोसैट लॉन्च किया, जो उसका लास्ट स्टेज था, उसका भी उन्होंने मॉड्यूल बना दिया और उसको यूज कर रहे हैं एज उससे रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। बट वो जंक नहीं बना, स्पेस में जंक की तरह नहीं घूम रहा है वो। ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी अचीवमेंट है कि स्पेस के अंदर हम गंदगी नहीं फैला रहे हैं। तो इसरो ने क्या किया, इसरोज जीरो ऑर्बिटल डेब्रिस माइलस्टोन, ठीक है ना, कि जीरो वेस्ट, जीरो जंक जो है, उन्होंने अपने लॉन्च से जो है वो स्पेस में कुछ भी नहीं छोड़कर आए जो जंक है, जो भी चीज़ है वो काम की है। ठीक है ना। किसका लॉन्च था ये, PSLV-C58 एक्सपोसैट। ठीक है ना। तो इनके लास्ट स्टेज ऑफ PSLV जो था, PSLV की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। PSLV की फुल फॉर्म जो है वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है ना। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज्ड इन द मिशन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ काइंड ऑफ ऑर्बिटल स्टेशन। ठीक है ना। PSLV वाज यूज्ड इन लास्ट स्टेज ऑफ PSLV, लिखेंगे यहाँ पर लास्ट स्टेज ऑफ PSLV used in the mission was transformed into a kind of orbital station called PSLV called PSLV Orbital Experiment Module 3, that is क्या बोल रहे हैं इसको, पोयम 3। ठीक है ना। बिफोर इट वॉज लेफ्ट टू री एंटर द अर्थ एटमोस्फेयर इंस्टेड ऑफ फ्लोटिंग इन ऑर्बिट वंस इट्स मिशन वॉज कम्प्लीटेड। ठीक है। बिफोर इट वॉज लेफ्ट टू री एंटर द अर्थ एटमोस्फेयर इंस्टेड ऑफ फ्लोटिंग इन ऑर्बिट वंस द मिशन इज कम्प्लीट। ये वापस से जो ये भी है, इट विल री एंटर, क्या करेगा, दिस विल री एंटर। ठीक है। तो इट री एंटर अर्थ एटमोस्फेयर instead of floating in orbit once the mission is complete, once the mission is complete। एक बारी मिशन खत्म हो गया ना, तो फिर क्या होगा, once the mission is complete, ये वापस से एंटर कर जाएगा अर्थ में। said that after it completed primary mission of injecting all satellites into their target orbit, the fourth stage of PSLV was transferred into the poem 3। ठीक है ना। तो पोयम 3 जो है, और ये भी अपना मिशन कंप्लीट करके वापस अर्थ के ऑर्बिट में आ जाएगा। तो ये किस में किया, एक्सपोसैट। अब हमें यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है बताओ, कि इसरो का कौन सा मिशन था जिसके अंदर उसने जीरो डेब्रिस अचीव किया। ठीक है, ये मिशन था PSLV एक्सपोसैट PSLV-C58। ठीक है। फिर हमें पूछ सकते हैं पोयम की फुल फॉर्म क्या है, हमें पोयम की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है। ये दो चीज़ें जो हैं किसने लॉन्च किया। ठीक है ना। PSLV-C58 जो मिशन था किसने लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया। एंड जो एक डेफिनेशन, जो फुल फॉर्म हमसे पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं इसरो की, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो इसरो। ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे। Development of Vikram Sarabhai Space Center as an inexpensive space platform, poem uses to spend fourth stage of PSLV rocket as an orbital platform। ये क्या बन जाता है, एक ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म बन जाता है, जो लास्ट स्टेज होती है। देखो जो लॉन्च होता है ना सैटेलाइट का, उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जो अभी तक था लास्ट स्टेज जो थी वो डेब्रिस बन जाती थी, बट यहाँ पे लास्ट स्टेज क्या बन रही है, पोयम बन रही है। अब ये जो पोयम है ये क्या है, ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म की तरह ये यूज हो रहा है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। तो इसरो ने जो ये PSLV-C58 का लॉन्च किया, ये जनवरी 1 को किया, और कहाँ से किया, सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया। ठीक है ना। तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये हमारा बनेगा थर्ड पॉइंट। ठीक है ना। ये हमारा बनेगा थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या है, PSLV-C58 मिशन लॉन्च्ड फ्रॉम, कहाँ से लॉन्च हुआ, लॉन्च्ड फ्रॉम Satish Dhawan Space Center
इन श्रीहरिकोटा, ठीक है ना, यहाँ से लॉन्च हुआ ऑन 1 जनवरी 2024, पहली तारीख को साल की ये लॉन्च कर दिया था। ठीक है, ये 4 चीजें। इस ट्रांसपेरेंसी लैकिंग इन कैंडिडेट डिस्क्लोजर। अब देखिए, जो भी पॉलिटिशियन, इसको ध्यान से समझना, पहले इसको समझेंगे फिर पढ़ेंगे। जो भी पॉलिटिशियन इलेक्शंस लड़ते हैं उनको बताना पड़ता है कि मतलब कितना उनका प्रॉपर्टी है, क्या नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कैंडिडेट था, वो जीत भी गए थे, वो ये बताना भूल गए कि उनके पास 3 कार्स भी हैं। ठीक है ना, तो इसमें उनका चक्कर पड़ गया। अब सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये रिपीटेशन है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, recently held that candidates need not disclose every piece of information in their affidavit। उनको हर piece of information बताने की ज़रूरत नहीं है unless until वो substantial nature की नहीं है। In another development, Election Commission of India has asked the Central Board of Direct Taxes to verify the declaration with respect to yearly income in the affidavit of राजीव चंद्रशेखर, बीजेपी कैंडिडेट है। उनकी इनकम वेरीफाई करने को कहा है कि भैया ये अपनी इनकम ये बता रहे हैं, क्या ये इनकम सही है, ये हमको नोट करना है। नहीं। सेक्शन 33 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये आप ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, ये नोटेड है। अगर आप दोबारा नोट करना चाहते हैं तो मत करिए, जिन्होंने नहीं नोट किया वो करेंगे सिर्फ। सेक्शन 33 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या कहता है कि रिक्वायर्स एवरी कंटेस्टिंग कैंडिडेट टू फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर फॉर इलेक्शन अलॉन्ग विद एन एफिडेविट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। इन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वोटर्स हैव द राइट टू नो अबाउट द क्रिमिनल antecedents, income and asset details of the candidates and his dependents and education qualification। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चंस जो बनते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी डिटेल के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 33 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब यहाँ पर ना सबसे पहला क्वेश्चन तो आ सकता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कब आया था। तो ये 1951 का जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये क्या चाहता है, रिक्वायर्स every candidate, every contesting candidate to file an affidavit with nomination paper। ठीक है ना, अब एफिडेविट क्या होता है, मतलब एफिडेविट में होता है कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, और ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में भरना होता है। अब ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्या पूछा जाता है, मोस्टली यही पूछा जाता है कि भैया क्या क्या चीज़ें बतानी होती हैं। ये कौन से केस में आया, एसोसिएशन, ये ध्यान से लिखना, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट वोटर्स have the right to know about criminal antecedents, income and asset details of the candidate and is his or her dependents प्लस एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्या बोला गया इस केस में कि जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है उसकी इनकम क्या है, उसके पास एसेट कितनी प्रॉपर्टी है, कितना लैंड है, ठीक है, कहाँ से वो मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ये उसको बतानी पड़ेंगी, इनकम बतानी पड़ेगी, डिपेंडेंट जो है उनके बारे में बताना पड़ेगा जो उस पर डिपेंड करता है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अपनी बतानी पड़ेगी। ये कौन से केस में हुआ, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी एफिडेविट के अंदर ये सब लिखना होता है कि भैया ये हमारे पास है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं, वो कहते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही लिखना है। ठीक है ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इन फर्स्ट इन 40 years इंडियन फिल्म टू compete फॉर केन्स अवार्ड।
है ना। तो यहाँ पर बहुत ही खुशी की बात है, इंडियन फिल्म टू compete for कैन्स अवार्ड। कैन्स का जो अवार्ड है उसके लिए compete करेंगे कौन? इंडियंस, ठीक है। सॉरी, इंडियन फिल्म कौन है? इंडियन फिल्म मेकर कौन है? इंडियन फिल्म मेकर, क्या नाम है? पायल कपाडिया। कौन सी मूवी है? पायल कपाडियाज ऑल वी इमेजिन एज राइट, ठीक है ना। इन द प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन सेक्शन इन द फर्स्ट इंडियन मूवी इन ओवर 40 years to feature in prestigious competition section of the Cannes Film Festival for कौन सा अवार्ड? फॉर पाल्मे दी और अवार्ड, ठीक है ना। ये कहाँ पर हो रहा है? फ्रांस में होता है, ये फ्रांस में, ठीक है ना। तो पहली बार 40 साल में एक इंडियन मूवी जो है वहाँ पर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है ना। मतलब चूज हुई है, वहाँ पे प्ले होगी, एंड अगर जीत गई तो वो कौन सा अवार्ड जीतेगी? पाम दे और अवार्ड, पाम दे और अवार्ड। कंट्रोवर्शियल यूएस फुटबॉल स्टार ओजे सिम्पसन डाइज। तो ओजे सिम्पसन जो है वो कहाँ के फुटबॉल स्टार थे? सिम्पसन डाइज कहाँ के फुटबॉल स्टार थे? यूएसए के फुटबॉल प्लेयर, ठीक है ना। गलत रीजंस की वजह से न्यूज़ में भी रहते थे, बट हमें इतना ही पता होना चाहिए और कुछ नहीं। इन 2015 अलका द्विवेदी is striving to develop patient focused therapy for cancer. This leads to her to join Rahul Parwar, a professor at the Indian Institute of Bombay, who is working on developing affordable CAR T cell therapy in India. अब यहाँ पर CAR T cell therapy के दो क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये किसका ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, ठीक है ना। का फुल फॉर्म क्या है? चिमारिक एंटीजन रिसेप्टर, दैट इज कार टी सेल, ठीक है ना। इसके अंदर क्या करते हैं? ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, ठीक है ना। और इसमें क्या करते हैं? इन्वॉल्व्स, थेरेपी क्या इन्वॉल्व करती है? थेरेपी इन्वॉल्व्स जेनेटिकली मॉडिफाइंग patients T cells to fight malignant ट्यूमर सेल्स, ठीक है ना। ट्यूमर सेल्स को फाइट करने के लिए ये जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं टी सेल्स को, दैट इज द ट्रीटमेंट। तो हमें क्या पूछा जा सकता है? हमें फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इसकी, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है हमें? किस चीज़ का ट्रीटमेंट है ये, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो रहे हैं। हाउस होल्ड डेट सर्ज्ड, इंक्रीज हुआ। डेट, लोगों ने पैसे देने हैं, ठीक है ना। जो हम कह रहे हैं ना, लोगों के पास बड़ी गाड़ियां हैं, घर में हर लग्जरी है, वो कैसे आ रही है? बहुत लोग तो पैसा कमाए, बट बहुत जो है वो लोन लेकर के ये सब कुछ कर रहे हैं, और जो सेविंग्स हैं वो बहुत कम हो गई हैं। कौन बोल रहा है? मोतीलाल ओसवाल की जो फर्म है फाइनेंशियल सर्विसेज है वो बोल रहे हैं। In what may be construed as a sign of rising financial distress, India's household debt levels are reckoned to have touched an all-time high of 40% of GDP by December 2023. तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? Household debts, household debts, households debt surged to a new high. Surged का मतलब क्या है? Increase. Surge का मतलब क्या है? इंक्रीज टू अ न्यू हाई, ठीक है ना। अब इसके अंदर डेट टच्ड 40%, कितना हो गया? 40% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी बाय दिसंबर
2023, मतलब दिसंबर 2023 तक कितना हो गया था डेट? 40% ऑफ जीडीपी इंडिया का, ठीक है ना। तो मतलब लोग लोन ज़्यादा ले रहे हैं, पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। द इंडियन आर्मी इज ऑब्जर्विंग द ईयर 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिखेंगे इसको, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी is observing the year 2024 as the year of टेक्नोलॉजी absorption। इसके साथ इम्पॉर्टेंट लिख लेंगे, इसके साथ इम्पॉर्टेंट लिख लेंगे, इम्पॉर्टेंट। तो इंडियन आर्मी 2024 को कौन सा ईयर मना रही है? क्या थीम है इस बार की इंडियन आर्मी की? ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन? तो वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का होती है इज एन इनोवेशन दैट सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्स द वे दैट कंज्यूमर्स, इंडस्ट्री और बिजनेसेस ऑपरेट, ठीक है। वॉर का जो मोड, जो वॉर का जो तरीका है, जो मोड ऑफ वॉर है, वो चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे डिपेंड करता है, सैटेलाइट्स पे डिपेंड करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अगर इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड करता है तो इंडियन आर्मी को भी वो उसके अंदर अपने अंदर इंक्लूड करना है, उनको भी वो अपने सिस्टम्स में लेकर आना है। तो इसीलिए वो जो इस साल मना रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है ना, उसको वो लेकर आ रहे हैं, तो उसको वो इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। तो ये है इंडियन आर्मी का मिशन। एक मिनट, ठीक है। तो इसके अंदर लिखेंगे, आर्मी स्टेडफास्ट फोकस ऑन एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ सो एज टू कीप अहेड ऑफ एडवर्सरीज। जो उनके ऊपर अटैक करते हैं उनको एडवर्सरीज कहते हैं, या जो प्रोटेक्ट करते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इवॉल्विंग करेक्टर ऑफ वॉरफेयर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? फोकस ऑन एम्ब्रेसिंग, मतलब एक्सेप्ट करना और उसको अपने इंक्लूड करना। एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म, embracing technology to transform itself so as to keep ahead of others, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? absorption will mainly in terms of disruptive technology comprising, ठीक है ना, mainly in terms of disruptive technology. Now what is disruptive technology? Disruptive technology क्या होती है? Is an innovation that significantly changes the way that consumers, industries or businesses ऑपरेट, कैसे वो ऑपरेट करते हैं वो चेंज हो जाए। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी किसका क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स like drones, sensors, robotics, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है उनको इंक्लूड कर रहे हैं, तभी ये ईयर जो है वो ये है। ओके, आगे चलेंगे। ऑफरिंग सिटीजनशिप टू माइग्रेंट्स। तो अभी जो नए रूल्स जो आ गए हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? जो चेंज, इसमें नोट नहीं करना है, पहले समझ लीजिए। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज। तो अमेंडमेंट हुई, क्या कहा गया कि जितने भी हिंदूज हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसीज हैं, ठीक है ना, रिलीजन्स पर्टिकुलर मेंशन कर दिए, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हैं और मुस्लिम्स को छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, उनको हम सिटीजनशिप देंगे। और रीज़न क्या दिया कि ये लोग वहाँ पे प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं। क्या फेस कर रहे हैं? प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब इनकी जान को वहाँ पर खतरा है, ठीक है ना। वो जो लॉस थे, वो जो रूल्स थे वो आ गए हैं, तो अब इनको सिटीजनशिप दी जाएगी,
ठीक है, मार्च के अंदर हमने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को डिस्कस किया है। बच्चे आपको डेट्स दे देंगे, यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा डिटेल्स है भी नहीं है, तो वहाँ से आप ज़रूर इस टॉपिक को कवर करें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस रिलीज, अगेन रिपीटेशन है, नेशनल सैम्पल सर्वे ने क्या रिलीज किया? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। हर 5 साल बाद आता है कि कितना खर्चा कर रहे हैं हाउस होल्ड, किस किस चीज़ों पे क्या है। तो ये कौन लेकर आता है? नेशनल सैम्पल सर्वे लेकर आता है। क्या सर्वे क्या नाम है सर्वे का? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे लेकर आया है। ठीक है ना, तो ये आपको अगेन पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये भी मार्च की न्यूज़ है जो दोबारा से आ रही है। उसके बाद पहले डिस्कस करेंगे loggery.in के बारे में। अगर आपका कुछ भी बैकलॉग है तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स खरीद सकते हैं, जिसमें 7 to 8 आवर्स में आप अपनी फुल मंथ की जो प्रिपरेशन है करंट अफेयर्स की कर पाओगे। फिर हमारे पास MCQs हैं जैन फेब मार्च के, ठीक है, और हमारे पास मॉक टेस्ट हैं। हमारे पास JMI जामिया के मॉक टेस्ट हैं लॉ के, ठीक है। हमारे पास CUT UG बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, काम चल रहा है। AMU बहुत जल्द आने वाला है, जो भी है वो है AIL LET है। स्लैट का मॉक टेस्ट है, PU 5 ईयर 3 ईयर का मॉक टेस्ट है, और MHCT 5 ईयर्स का भी मॉक टेस्ट है। ये सारे आप चेक कर सकते हैं loggery.in पर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, कल का एक हमारा था जिसमें क्लैरिटी नहीं थी, तो मैंने कहा था मैं आज करवाऊंगी, ये वो है, गवर्नमेंट बिजनेस लीडर्स एंड डेवलपमेंट बैंक्स हैव 2 years टू टेक एक्शन टू अवॉइड फार वर्स क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज के जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो क्या कह रहे हैं कि जो आने वाले 2 साल हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइमन स्टील, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। वो क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट 2 years essential फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज UNFCCC। इसकी फुल फॉर्म हमने ये लिख ली। ये क्या है? एनुअल क्लाइमेट चेंज। एनुअल का मतलब एवरी ईयर जो होती है, एवरी ईयर होने वाली यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज मीट है ये, ठीक है ना, UNFCCC। अब यहाँ पर ये इस साल कहाँ पर होने वाली है? 2024 में ही अजरबैजान में होनी है। एंड आई वांट टू टेल, मैं गलती से अर्जेंटीना बोल रही थी, ठीक है ना, पर ये अजरबैजान है, पता नहीं मुझे, मेरे मुंह पे अर्जेंटीना चढ़ गया। एंड 2025 में ये ब्राज़ील में होने वाली है, ठीक है ना, और 2023 में ये दुबई में हुई थी, ठीक है ना। तो याद रखना है ये मीटिंग कहाँ पर हो रही है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहले ही डिसाइड कर लो कि क्या करना है। तो यहाँ पर एम क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना, ये इनका एम है। क्या एम है? कि अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल पे कमेंट कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू वॉच द वीडियो। ये आपको रिमाइंडर भेजेगा यूट्यूब, अगर आप लाइक सब्सक्राइब कर दोगे कि वीडियो आ गई है, देख लीजिए, इससे आप रेगुलर रह पाएंगे, ठीक है। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो डाउट मैं क्लास में ही लेकर के ख़त्म कर दूंगी। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।